अभी बताएंगे बाद में। चलो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात कर रहा था मैं, और मैंने आपको सारा डिटेल समझाया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करनी है। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी हो तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में क्या करना। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में सबसे पहले आप निकालना टोटल इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल में किस किस का टोटल देखना है, किस किस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो एक तो सेंट्रल एटम का, जिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उसका, और सेंट्रल एटम किस किस से बॉन्डेड है। जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है वो एटम, और वो एटम किस किस से बॉन्डेड है। दूसरा, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 आते हैं, अगर ग्रेटर देन x आते हैं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो 8 से। नोट करो कोशेंट क्या आया, और फिर रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करो, और फिर कोशेंट नोट करो क्या आया। इन दोनों कोशेंट का सम कर लो। रियलिटी में ये आपको देगा सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, और ये आपको देगा लॉन पेयर्स। दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, अब अगर Q1 प्लस Q2 आपको पता लग गया तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d2, 6 आया तो sp3d3। sp3d, सॉरी, sp3d2, और 7 आया तो sp3d3। अच्छा ठीक है आयुष, ये बताओ किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच सकता है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बच सकता है। या तो 0 या 1। अगर इवन नंबर होगा तो 0, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा होगा नहीं। नंबर 2, कुछ एक्सेप्शंस हैं, गिने चुने मॉलिक्यूल हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मॉलिक्यूल का स्पेशल नाम भी है। उन मॉलिक्यूल को अगर रिमाइंडर 1 बच गया 2 से डिवाइड करने पर भी, अगर रिमाइंडर बच गया 1 2 से डिवाइड करने पर भी, तो ऐसे मॉलिक्यूल का स्पेशल नाम होता है,
उनको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। आप चाहें तो लिख लें अभी, फिर बाद में इनको डील करेंगे। एक तो NO होता है ऐसा, दूसरा NO2, तीसरा ClO2। आपके सिलेबस में अभी यही है। ये कहलाते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। इनके इनके पास 2 से डिवाइड करने के बाद एक अनपेयर्ड बचेगा। ये लेंगे अभी, बाद में इनके स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। तो ये तो तब है जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के इक्वल या 8 से लेस है तो क्या करें? थर्ड पॉइंट, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 8 है तो क्या करें? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिवाइड करो सीधे 2 से। सीधे 2 से डिवाइड करो। जो भी ये क्यू की वैल्यू आएगी उसी से डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्यू अगर 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यू अगर 3 आया, मैक्सिमम 4 ही आ सकता है, sp2। 2 आया तो sp। क्यू 4 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही है। अब ये तरीका मॉलिक्यूल और आयन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मॉलिक्यूल और आयंस दोनों के लिए ध्यान देना। दोनों के लिए है ये। जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बोनेट आयन के बारे में बताओ आप, कार्बोनेट आयन के बारे में, तो आप निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास आपको मालूम है 4 होते हैं। 3 ऑक्सीजन को मिला दें कितने हो गए? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ऑक्सीजन के 18 हो गए। और 2 नेगेटिव है तो 2 और ऐड कर लो। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना ऐड कर लो, पॉजिटिव चार्ज है तो कम कर दो। तो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात समझ में आई सबको, यस और नो? कार्बोनेट आयन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 होंगे। ट्वेंटी फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड करो। कोशेंट आ गया कितना? 3। रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो कोशेंट 3 आया तो सीधे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी? sp2।
यहां तक क्लियर है सबको? अब बताओ, ये 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज होंगे? तो देखो यहां पे ध्यान देना, क्या करो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लो 120 डिग्री पे ऑक्सीजन के साथ। बना लिया इतना? अब देखो कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन पे, एनी 2 ऑक्सीजन आप एनायनिक कर दो, और जो एक ऑक्सीजन बच गई वो डबल बॉन्डेड कर दो। ये बन गया कार्बोनेट आयन। CO3 2 नेगेटिव। तो यहां पे लॉन पेयर तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री सेम है बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री के, इसी का नाम है शेप, और वो है ट्राइएंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। तीनों सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। कार्बोनेट सबके लिए क्लियर है? कोई भी ऐसा जिसे अभी समझ में ना आया हो? नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे तो सारे बच्चे पर आंसर करेगी केवल रिधि। केवल रिधि आंसर करेगी नेक्स्ट प्रॉब्लम का, बाकी बच्चे अपनी नोटबुक में कर लें। सल्फेट आयन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बताओ, बॉन्ड एंगल बताओ, रिधि। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को अगर लिखना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं। मैं अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे देता हूं। अनम्यूट करके बोले। अरे जल्दी करो, इतनी देर थोड़ी लगती। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो बेटा। सर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 ठीक है, बहुत बढ़िया। और बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री सर टेट्राहेड्रल। बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। देख लो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, वो ये है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो पहले तो सल्फर 16th ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ऑक्सीजन के पास भी 6, और 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स।
2 more इलेक्ट्रॉन, टोटल आया 32। नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देते, पॉजिटिव चार्ज होता तो सब्ट्रैक्ट करते उतने इलेक्ट्रॉन। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप डिवाइड करो 8 से, 32 में डिवाइड करो आप 8 से, कोशेंट 4 आ गया, रिमाइंडर 0, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेंट्रल एटम की होती है, सल्फर की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई। Is it clear to all of you? ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अब ध्यान दें, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो मैंने ये 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अरेंज कर दी। ये तो बनाए सिग्मा बॉन्ड। अब कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज है? 2 यूनिट। तो किन्हीं भी एनी 2 ऑक्सीजन, रिमेंबर आई एम सेइंग एनी 2, कोई भी 2 ऑक्सीजन आप एनायनिक कर सकते हैं, एनी 2। तो बची हुई 2 ऑक्सीजन को क्या कर देना? डबल बॉन्ड। ये बन गया सल्फेट आयन। तो बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री सेम है, इसका नाम है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल बिल्कुल आइडियल होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स, क्योंकि सल्फर के सराउंडिंग में चारों ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको ऑप्शनल करता हूं, आप में से जो भी विलिंग हो वो अपने आप को अनम्यूट करके बताए। ये जो पाई बॉन्ड है, ये कौन से पाई बॉन्ड है? पीपी पाई बॉन्ड, पीडी पाई बॉन्ड और डीडी पाई बॉन्ड, किसकी ओवरलैपिंग से बने हुए पाई बॉन्ड है ये? जो भी आप में से विलिंग हो बता सकता है। सब पीडी पाई बॉन्ड। दोनों पीडी पाई बॉन्ड। यस सर। कौन बोल रहे हैं आप? आयुष। आयुष। अच्छा, आयुष का कहना है दोनों पीडी पाई बॉन्ड है। कोई डिफरेंट आंसर है किसी का? अब देखो, बगैर कॉन्फ़िगरेशन लिखे, बगैर ज्यादा डिस्कस किए आप इसको डायरेक्ट कैसे करें? आयुष का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है।
दोनों पाई बॉन्ड पीडी पाई बॉन्ड है। देखो आप नोट कर लें एक एक लाइन, क्योंकि आप लिखते नहीं है इसलिए दिक्कत होती है। सबसे पहली चीज है सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। सेकंड पीरियड के एलिमेंट को देखें, उसके वैलेंस शेल को देखें तो लॉन उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते सेकंड पीरियड में। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का तो पी ही आएगा पाई बॉन्ड बनाने में। तो हम ऑप्शन 3 को पहले स्टेप में हटा सकते हैं। ऑप्शन 3 क्यों हटाया ये समझ में आ गया? आप बेटा इसको लिखते जाएं, जो बच्चा इसको लिखेगा उसे आगे डाउट नहीं आते। जो बच्चा लिखता नहीं है वो भूल जाएगा और यही प्रॉब्लम फिर रटेगा। मैंने कुशल बेटा ये कहा कि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसलिए डी डी ओवरलैपिंग का तो मतलब ही नहीं। अब बात रह गई कि पीपी और पीडी में कौन, तो आप सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नोट करो। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है बताओ? sp3। sp3 है, इसका मतलब तीनों p ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। सल्फर के तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो सल्फर पे कौन सा ऑर्बिटल देगा पाई बॉन्ड बनाने में? भाई p सबशेल में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं ना, तीनों हाइब्रिडाइजेशन में आ गए। आया समझ में कि सल्फर के पास केवल डी ऑर्बिटल क्यों अवेलेबल है पाई बॉन्डिंग के लिए? कैसे हमने डायरेक्ट कंक्लूड कर लिया? sp3 hybridization means all the 3p atomic orbitals are involved in hybridization। और जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है फिर वो पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं केवल। तो ना तो पीपी बॉन्ड है ना डी बॉन्ड है, आंसर है पीडी बॉन्ड, क्योंकि सल्फर के पास तो डी ऑर्बिटल ही है देने को, ऑक्सीजन के पास पी है, तो दोनों पाई बॉन्ड होंगे पी डी बॉन्ड। तो सल्फेट आयन सबको क्लियर है? देखो मैं हर एक एग्जाम्पल के बाद आपसे पूछता हूं, आप अगर चैप्टर खत्म हो जाए और फिर कहोगे कि 24 अगस्त को आपने सल्फेट आयन पढ़ाया था मुझे समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल होती है उस वक्त आपको बात बताना, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चलता है, फ्लुएंसी में चलता है, लिंक्ड लॉजिक चलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का आंसर आगमजोत करेगा। क्लास में हो बेटा? आगमजोत, आर यू इन द क्लास? ओके। ये प्रॉब्लम लगभग सारे कंपटीशंस में आई हुई प्रॉब्लम है।
सारे कम्यूटेशंस में ICl2 माइनस। आप बताएं इसकी बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री का नाम बताएं। कोई और बच्चा आंसर नहीं करेगा, अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर चेक करो कि आपको सही आया है गलत आया। कोई रिप्लाई नहीं करेगा, रिप्लाई केवल आगमजोत करेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम में है ये, कम्पिटिशन्स में। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों एग्जाम्स में आई हुई प्रॉब्लम है ये। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बतानी है आगमजोत। क्यों बताऊं? आगमजोत बेटा मैं देख रहा हूं हर बार या तो आप गलत रिप्लाई करते हैं या कहते हैं नॉट नोन। इसका मतलब है कि बेटा आप सीरियस नहीं हो, टाइम नहीं देते हो सब्जेक्ट को। या तो आप केमिस्ट्री को बहुत लाइटली ले रहे हो या पूरे कंसेप्ट को ही लाइटली ले रहे हो इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम को। इतने एग्जाम्पल्स देने के बाद आप कह रहे हो नॉट नो। जो पढ़ाया जाता है उसकी घर पे प्रैक्टिस करते हो? ईमानदारी से बोलो यस या नो। जो भी लेक्चर पढ़ाया उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो? आगमजोत तुम्हारे नाम के आगे बेटा सिंह लगा है। सिंह मतलब समझते हो? सिंह मतलब होता है लायन, शेर। तो शेर की तरह बिहेव करो। आपके आगे नाम में आगमजोत सिंह लिखा हुआ है, इसका मतलब है यू आर द अनडिस्प्यूटेड किंग एमंग एनिमल्स। यू आर द अनडिस्प्यूटेड किंग। इंसान भी एनिमल ही है साइंटिफिकली, और उसमें आप किंग हैं, तो किंग की तरह बिहेव करो। अब मैं आगमजोत अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, मैं जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर करो। मुझे आप बताना कि आपको इसमें दिक्कत है। मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। बताओ आयोडीन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है? आगमजोत बोलेगा। अनम्यूट कर लो बेटा अपने आप को। आयोडीन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है? अरे मैं जो आंसर पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आयोडीन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है? ये भी नहीं मालूम कौन से ग्रुप में है? 17 ग्रुप में है। 17 ग्रुप वाले एलिमेंट के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं मालूम तो लिख लो, अभी मैंने बिगिनिंग में ही तय कर दिया था। 13th ग्रुप के एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14th ग्रुप के एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
15th ग्रुप एलिमेंट के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16th ग्रुप एलिमेंट के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17th ग्रुप एलिमेंट के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पिछली क्लास में भी आप पहले लिख चुके हैं जब मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की होगी पहली बार, आप देखना आपके पास लिखा होगा। नहीं लिखा तो लिख लो, क्योंकि बच्चे लिखने में आलसी होते हैं, कुछ बच्चे लिखते नहीं है। अब मुझे बताना कि इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। आयोडीन है 17th ग्रुप का 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी 17th ग्रुप का है, उसके पास भी 7 होंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 7, और माइनस का मतलब हो गया +1। आगमजोत बोलेगा कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अरे जल्दी जल्दी करो, तुम्हें टाइम क्या लगाना? क्या चीज दोबारा बताऊं बेटा? कोई हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं तो टोटल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, किंडरगार्टन जैसा काम कर रहे हैं। क्या चीज पे बेटा आप सुन रहे हो लेक्चर? आप तो डेस्कटॉप पे सुनते हो, डेस्कटॉप पे तो और क्लियर आता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22 होंगे। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? बेटा इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। मैं ना तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने को कह रहा हूं, ना कुछ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता लग जाएंगे। तो आयोडीन के पास 7 हो गए, क्लोरीन 2 हैं तो 2 इंटू 7 हो गए +1, 1 आ गया माइनस चार्ज के लिए। जल्दी बोलो आगमजोत, ये लाइन समझ में आती है बेटा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा डिवीजन आता होगा होपफुली, डिवीजन आपको आता होगा, मैं ये मान लेता हूं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से डिवाइड करो, बताओ कोशेंट क्या आया? और कोई नहीं बोलेगा, केवल आगमजोत बोलेगा। 22 में 8 से डिवाइड करें तो क्या कोशेंट आएगा? अरे जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगता है। आप बिल्कुल ऐसे लगता है 6th स्टैंडर्ड का एडमिशन। कोशेंट पूछा मैंने, वैल्यू नहीं पूछी। डिवीजन भी नहीं आता ऐसा लगता है। कोशेंट 2 आएगा, रिमाइंडर होगा 6। कोशेंट जानते हो कि नहीं जानते बेटा? अब समस्या समझ में आ रही मुझे कि डिवीजन की प्रॉब्लम है। नहीं जानते बेटा, मैं इतनी देर से कोशेंट पूछ रहा हूं, कोशेंट पूछ रहा हूं। कोशेंट तो एक इंटीजर होता है। रिमाइंडर बचेगा 6, तो 6/2 करो, क्या आया? 3। अब मैं थोड़ा बैक कर देता हूं, शायद आप नोट्स नहीं बनाते, या तो मुझे ऐसा लगता है आपके नोट्स बनाना बहुत पुअर होगा, मुझे ऐसा लगता है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जब 8 से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आया वो सिग्मा बॉन्ड पेयर होते हैं। रिमाइंडर में जब 2 से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट आया वो लॉन पेयर होते हैं। तो ये हो गए सिग्मा बॉन्ड पेयर और ये हो गए लॉन पेयर। टोटल हो गया इनका 5 टोटल हो गया। तो पहला स्टेप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, दूसरा स्टेप है सिग्मा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर निकाल लेना। दूसरा स्टेप समझ में आया है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आगमजोत समझ में नहीं आया? यस या नो? समझ नहीं पाया? नो सर किसके लिए लिखा? प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए? अच्छा, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया ये। अब बताओ पिछली प्रॉब्लम में इसमें मैंने नया क्या किया? एनीथिंग न्यू? जो कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल लिया, जो सल्फेट आयन का एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें ये कार्बोनेट का एग्जाम्पल पहला, फिर सल्फेट आयन का एग्जाम्पल दूसरा, और अब ये तीसरा एग्जाम्पल। इसमें मैंने नया क्या किया? बेटा आप नोट्स बनाते हो, पेन पेपर लिया है आपने या केवल आप स्क्रीन देख रहे हो? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मात्र स्क्रीन का दर्शन करते हैं। तो बताओ, देखो अगर आपने लिख लिया है पिछले एग्जाम्पल तो क्या डिफरेंस है पिछले केस और इस केस में? यहां तक स्टेप नंबर 2 तक क्या नया किया मैंने? देखो मैं अपने बारे में बता दूं धीरे धीरे, आप अभी 11th में हैं। या तो आप 3-4 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मुझे छोड़ दोगे, और अगर मेरे साथ चल गए आप 2 साल तक तो आप आईआईटी में पहुंचोगे और एम्स में पहुंचोगे। अगर आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बन गई तो समझ लीजिए कि आप रैंकर कैटेगरी के हैं। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं आपको सिंपली इतना बता रहा हूं कि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा। आप जिसमें खुश हो मैं वैसी चीज पढ़ाऊंगा नहीं कि आप खुश रहें केवल। आप जितने चाहे दुखी हो, बट कंपटीशन के लिए जो चाहिए मैं वो पढ़ाऊंगा। जहां तक कंपटीशन में आता है वहां तक बताऊंगा, जो टफ से टफ प्रॉब्लम आती है वो भी डिस्कस करूंगा। अगर आप समझ गए, अगर आप मेरे साथ बढ़ गए आगे तो आप रैंकर बनेंगे। और अगर आपने कोशिश ही नहीं की, बीच में छोड़ दिया बहाने बना के, ज्यादातर यही बहाने बनाते हैं, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो ऐसे लगता है कि कोई टीचर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बट रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते क्लास के बाद। अदरवाइज इसमें दम कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री तो वैसे ही बहुत आसान होती है। तो ये आया टोटल 5 का मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और प्रॉब्लम पिछले सिलेबस से कनेक्टेड, आगम ज्योति आंसर करेगा। बताओ बेटा, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी?
अगर आपके पास नोट्स हैं तो बेटा पेज पलट के देख लो, प्रिंटेड मिलेगा। हाँ आरती बोलो बेटा। 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लॉन पेयर। आरती बोलो बेटा। ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बिल्कुल ठीक आंसर है। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बताओ। हाँ, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होगी लीनियर। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री होगी लीनियर। आगमजोत बेटा नोट्स हो तो पलट के देख लो, आपको मिल जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस देखो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले केस। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपने लिखा होगा ये केस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री है लीनियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी भी कोई किसी को दिक्कत हो बता दो मुझे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल आने प्रिंटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे आसान तरीका नहीं है और इससे फास्टेस्ट तरीका भी नहीं है। आशीष बेटा आपको ये क्यों लगा कि इसमें क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनना चाहिए? हाउ डिड यू कम टू नो दिस? ये कैसे फील हुआ? देखो इधर, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे उनको पेयर करने के लिए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो एनायनिक होना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से तो एक पेयर होगा ना, एक तो अनपेयर रह गया, उसको पेयर करने के लिए नेगेटिव चार्ज आया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट मैं रिकॉल कर दूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्टेटमेंट सोचो, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, आप 20-20 बार सुन चुके हैं स्टेटमेंट, फिर से मैं बोल देता हूं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब कौन से? अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करें
तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम का और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का, अगर आपके पास नोटबुक हो तो पेज पलट लो, देख लो। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कौन बनाता है? मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, पिछला याद नहीं रहता। मिल गया सबको? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइज्ड और सराउंडिंग एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले तो ये देख लो कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये समझ में आ गया? अब इस पे आते हैं। यहां मैंने नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे शो नहीं किया, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे दिखाया। क्यों दिखाया नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे? सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज क्यों दिखाया? तो देखो, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया इसमें कितने दिख रहे हैं? 2 4 6। एक बॉन्डिंग में इस Cl के साथ दिया होगा, एक बॉन्डिंग में इस Cl के साथ। कितने दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में आयोडीन के? 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं? आयुष को 6 ही नजर आ रहे हैं अभी तक। 2 4 6 तो ये लॉन पेयर हो गए। एक इस Cl के साथ बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट किया होगा, एक इस Cl के साथ। 8 दिख रहे हैं। अब जरा सोचो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और इस स्ट्रक्चर में 8 दिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं? तो निगेटिव चार्ज किस पे होगा? आयोडीन पे होगा। और निगेटिव चार्ज अगर आयोडीन पे होगा तो क्लोरीन तो बेटा सिंगल बॉन्ड ही बनाने वाला है ना, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन को तो एक ही बॉन्ड बनाना है पेयर करने के लिए। तो आयुष बताओ, क्लोरीन डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा? अब एक और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को कंफ्यूजन कहां हो रहा है। अब बताओ मुझे, आयोडीन के पास भी 17th ग्रुप का है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज से पेयर्ड हो गया,
तो फिर ये 2 बॉन्ड और कैसे बना लिए उसने? मेरी प्रॉब्लम समझ में आई? मैंने क्या पूछा? हाँ, बहुत बढ़िया, विभू ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, एक्सीलेंट आंसर कहूंगा मैं इसको, कि कोई जाग रहा है। सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट बना सकते हैं। सेंट्रल एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सराउंडिंग एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। तो सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप बढ़ा सकते हैं एक्साइटेड स्टेट बना के। आ गया समझ में सबको? तो ये ICl2 माइनस फ्रीक्वेंटली कंपटीशन में आया है। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल Cl से Cl बॉन्ड तक। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d। ICl2 माइनस को आप दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, सेम बिल्कुल II2 माइनस होता है। इस क्लोरीन की जगह आयोडीन, सराउंडिंग में भी आयोडीन ले सकते हैं। और II2 माइनस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं I3 माइनस। तो ICl2 माइनस या II2 माइनस या इसी को I3 माइनस लिख दो, ये सेम ही है। बस इन क्लोरीन की जगह आयोडीन लिख दो, Cl की जगह I लिख दो, तो ये I3 माइनस हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम भी आयोडीन और सराउंडिंग भी आयोडीन। ओके, आप कहोगे एनायन ले रहे हैं, कैटायन क्यों नहीं ले रहे? एक कैटायन ले लो हेलोजन वाला ही, Br(F2+) Br(F2+) आर्यन बेटा Cl3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, अभी बाद में समझाएंगे। मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता वो। अगर एग्जिस्ट करता तो वैसा ही होता जैसे I3 माइनस है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग टाइप में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, रीजन ही रीजन है, अभी खिचड़ी नहीं पकाना चाहता मैं। आपको बेटा अलग से पढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में, आयन की स्टेबिलिटी के बारे में, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सब कुछ बताएंगे। अभी मैं जो बात आपको सिखा रहा हूं उसको सीखें। वो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री निकालना, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री निकालना, बॉन्ड एंगल का पता लगाना, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट। Br(F2+) हाँ, निष्ठा बोलो, आप बताओ निष्ठा।
इस प्रॉब्लम को करने में आपको अगर 10 सेकंड से कम टाइम लगता है तो मान लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। 10 सेकंड से ज्यादा लगता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये समझ मान लेना। जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की प्रॉब्लम, शेप की प्रॉब्लम, बॉन्ड एंगल की प्रॉब्लम आप विद इन 10 सेकंड कर लो तो समझना कि आपको आता है। निष्ठा बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ठीक आंसर है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बेंट होगी, बिल्कुल ठीक आंसर है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। और अप्रोक्सीमेट बॉन्ड एंगल निष्ठा, हाँ 109 डिग्री 28 मिनट से लेस होगा। आप ये बोलें, एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं पूछेगा ऐसे केस में। देखो, जिनको अभी भी तकलीफ है समझने में और 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आ रहा, तरीका ही वो दिमाग में बिठा नहीं पा रहे हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप तुरंत देखो कि ये फ्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप एक लाइन में लिख सकते हैं। इसके 7 और फ्लोरीन के हो जाएंगे 2 × 7 -1, तो ये आ जाएगा 20। ये निकालने में आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, 1-2 सेकंड, देखते ही आंसर होता है। ये 20 आ गया, 20 में डिवाइड करो 8 से, कोशेंट आया 2, ये हो गए सिग्मा बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर बचे, सॉरी रिमाइंडर बचा 4, 2 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बाई 2 है, 4/2 आ गया 2, ये हो गए लॉन पेयर। लॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ब्रोमीन के सराउंडिंग में 2 पोजीशन फ्लोरीन ऑक्यूपाई कर लेगा, 2 पोजीशन लॉन पेयर ऑक्यूपाई करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप हो जाएगी, या बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री बेंट हो जाएगी। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेन पेपर यूज नहीं करते, मॉलिक्यूल देखते ही ओरल बता देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, ओरल। नो नीड टू यूज पेन एंड पेपर। इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, शेप, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये सब निकालना बिल्कुल सिंपल काम है उनके लिए। तो अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? एनीबडी? कोई भी ऐसा है जो कंसेप्ट से अपने आप को लिंक नहीं कर पा रहा हो? इतने एग्जाम्पल मैंने दे दिए, होपफुली आप कर लेंगे। और लिखो 1-2, लिखो जरा। फॉस्फेट आयन PO4 3-, फास्टेस्ट पॉसिबल करो। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर लोकेशन पता है तो आपका टाइम बच जाएगा।
ये सब लिंक्ड है, इसलिए पीरियोडिक टेबल पहले पढ़ाई जाती है। फॉस्फेट आयन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ठीक आंसर है। sp3, अरे कुछ sp3d sp3d2, ये क्या बड़े बड़े काम कर रहे हो। रितिन sp3d2, साक्षी sp3d sp3d sp3d, एक दूसरे को देख के तुक्के तो नहीं चला रहे हो। अच्छा ठीक है, अब सारे बच्चे अपने आप को म्यूट रखें, सारे बच्चे अपने आप को म्यूट रखें, और कोई एक बच्चा अनम्यूट करे जिसको sp3d लगता हो। अच्छा, आयुष को sp3d अभी भी लग रहा है, नितिन ने तो बदल लिया। आयुष बेटा अपने आप को अनम्यूट करो जरा। यस सर। अब एक एक करके आंसर करो। फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 कितने? 2 सॉरी 2। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुक्के नहीं लगाना बेटा। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप वाले एलिमेंट के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अच्छा का क्या मतलब? तुमने ये लिखा नहीं अभी तक, या तो तुमने ये लिखा नहीं? सर लिखा था सर। तो भूलने में इतना कम टाइम लेते हो? नहीं सर, जल्दी जल्दी में 1 लिख लिया सर। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 4 × 6 और प्लस 3 मोर, कितने हो गए? 32 सर। 32 में 8 से डिवाइड करो, 4 सर। कोशेंट आया 4, रिमाइंडर 0। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितनी देर लगनी इसको करने में बताओ? अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो, मतलब आप लिंक नहीं कर पा रहे हो कंसेप्ट को। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड। अब देखो, फॉस्फेट आयन बनाते हैं। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मालूम है टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब बताओ कितने यूनिट नेगेटिव चार्ज है? तो किन्हीं भी 3 ऑक्सीजन पे, एनी 3 ऑक्सीजन आप एनायनिक बना दो, और जो एक ऑक्सीजन एनायनिक नहीं बन पाई उसका क्या करो? डबल बॉन्ड बना दो। तो फॉस्फेट आयन में एक पाई बॉन्ड है। कौन सा पाई बॉन्ड है ये? महक बताएगी।
महक, ये पाई बॉन्ड कौन सा है? पीपी पाई बॉन्ड, पीडी पाई बॉन्ड या डीडी? महक, हाँ ठीक आंसर है, ये पीडी पाई बॉन्ड है, पीडी। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो उसका तो पी ऑर्बिटल आएगा। अब फास्फोरस के बारे में सोचना है, तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। इसका मतलब इसका पी ऑर्बिटल तो बचा नहीं पाई बॉन्ड के लिए। वैलेंस शेल में जो पी तीनों होंगे वो तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो फास्फोरस का डी ऑर्बिटल होगा जो पाई बॉन्ड में आएगा, इसलिए ये हो गया पीडी पाई बॉन्ड। ओके, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूं, फिर कुछ और दूसरे टाइप पे जाएंगे। पर टाइप क्या, वो सब एक से ही है, मॉलिक्यूल अलग दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आपके पास है ClO4-, इसका नाम है पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा पर क्लोरेट आयन का। तरनजीत, क्या आप क्लास में हैं? बोलो बेटा, अभी तक तुमने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, बिल्कुल पॉलिटिकली देख रहे हो कि दुनिया क्या कर रही है। पर क्लोरेट आयन, तरनजीत बताएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्लोरीन की क्या है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। इसमें 3 Cl डबल बॉन्ड O होंगे, एक सिंगल बॉन्ड O होगा। ये है पर क्लोरेट आयन।
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट Cl की sp3 है, ये है टेट्राहेड्रल बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री। 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल। ओके, विशाल आप बताओ ये पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे? विशाल। पीडी पाई बॉन्ड भी है और पीपी पाई बॉन्ड भी है। बिल्कुल गलत आंसर है, ये तीनों पीडी पाई बॉन्ड है, तीनों पीडी पाई बॉन्ड है। चलो समझ में आ गया तीनों पीडी पाई बॉन्ड क्यों है। ओके, अब मैं रिपीट कर दूं कि ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज से हमने बनाई वो सिंगल बॉन्डेड क्यों है, और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड क्यों है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एनायनिक क्यों है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन न्यूट्रल क्यों है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है तो एक्साइटेड स्टेट तो बनानी नहीं, इसे तो ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्डिंग करनी है। तो फिर से सुन लें स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन तब स्टेबल होगा जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो दो तरीके हैं इनको पेयर करने के, या तो सिंगल बॉन्ड बना लो तो एक तो बॉन्डिंग से पेयर्ड हो गया, और दूसरे को पेयर्ड करने के लिए निगेटिव चार्ज बना दो। निगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो एक पेयर हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करके, दूसरा पेयर हुआ बॉन्डिंग करके। एक तरीका तो ये हो गया। तो जो ऑक्सीजन एनायनिक होगी वो एक ही बॉन्ड बना पाएगी ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी एनायनिक हो जाए? क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एनायनिक हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड बना लिया तो दोनों पेयर्ड हो गए। अब दोनों पेयर्ड हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों लेना। ये इलेक्ट्रॉन तो लेना पड़ा होगा पेयर करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो सिंपल सा है, सिंगल बॉन्डेड है अगर ऑक्सीजन तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और अगर डबल बॉन्डेड है मतलब दोनों पेयर्ड हो गए, निगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि ये ऑक्सीजन न्यूट्रल क्यों बनाई और ये एनायनिक क्यों बनाई?
हाँ चलो बताओ, इसमें कुछ पूछना हो यहाँ तक हमने जो कुछ किया, जल्दी बोलो फ्रीली। अपने आप को अनम्यूट कर लो, यहाँ तक कोई बात किसी के दिमाग में चल रही हो। उसमें सर हाँ बोलो। सर मैं विशाल बोल रहा था सर। बोलो बेटा बताओ। सर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब अगर हम 4 बॉन्ड लगा, मतलब चारों को डबल बॉन्डेड बना दे ऑक्सीजन को, तो फिर सर मतलब उसके क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस पे मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 है तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज से आया होगा। अच्छा, बैलेंस इसके आप चारों डबल बॉन्ड बना के एक नेगेटिव चार्ज बनाना चाह रहे हो, ये कह रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली तो बस पॉसिबल दिखता है, इलेक्ट्रॉनिकली कि ये भी हो सकता है। हाँ जी सर। इलेक्ट्रॉनिकली हमें ये पॉसिबल लगता है कि ये भी हो सकता है। अब जरा एग्जैक्ट बॉन्डिंग पे जाओ, अब बात आपकी समझ में आई है, हो सकता है और बच्चों के दिमाग में चल रहा हो। देखो, क्लोरीन की एक्साइटेड स्टेट क्यों बनाई जाती है, क्या पर्पज है? सेंट्रल एटम की एक्साइटेड स्टेट क्यों बनाते हैं? ताकि वो सर जो आले मतलब जो सराउंडिंग एटम के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। सराउंडिंग एटम के इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। सराउंडिंग एटम के इक्वल अनपेयर्ड, तो आप क्या चाहते हो, एक्साइटेशन मैक्सिमम करना चाहिए या मिनिमम पॉसिबल करना चाहिए? सर मिनिमम ही होना चाहिए, क्योंकि जितनी कम एनर्जी होगी उतना स्टेबल होएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है, बहुत बढ़िया। तो बताओ, अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने का मौका मिले कि 8 अनपेयर्ड कर दूं मैं, 8 हाँ जी। अनपेयर्ड करूं या 7 अनपेयर्ड से काम चलाऊं, कौन सा बेहतर है? 7 से सर, 7 से सर। 7 से ना? जी तो सर, आगे सर समझ अब। आ गया समझ में? तो क्लोरीन ने 7 बॉन्ड ही तो बनाए बेटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जल्दी जल्दी करो। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन इसके भी ले ले। जैसे XCF2 इनर्ट गैस के, XCF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड, टाइम कितना हो गया? अच्छा ठीक है, तो देखो, टेस्ट बिल्कुल छोटा सा है, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है। टेस्ट में केवल 15 मिनट्स का टाइम चाहिए, 15 मिनट्स।